We are going to start a new chapter and the chapter is thermodynamics. केमिस्ट्री में अलग है, फिजिक्स में थोड़ा अलग है थर्मोडायनेमिक्स, और हम इसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. लेट अस सी व्हाट आवर टेक्स्ट बुक सेज. तो पहले तो हम कुछ चिल्लर डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को. मैं स्टार्ट करूं कैसे? तो हम स्टार्ट करेंगे एक डेफिनेशन से जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी क्या होती है? तो हाँ, फॉर अ रियल गैस और लिक्विड और सॉलिड, for a real gas or liquid or solid, internal energy is defined as the sum of kinetic and potential energies of the molecules. Potential energies of the molecules. So internal energy के हम दो डेफिनेशंस बना लेते हैं जनरली कि फॉर अ रियल गैस. किसी को याद है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना रहता है? वी ऑलरेडी स्टडीड द चैप्टर कॉल्ड केटीजी एंड रेडिएशन, और उसमें हमने पढ़ा था आइडियल गैस क्या होती है. अ गैस which obeys all gas laws at all temperatures and pressures is called an ideal gas. अब कौन सी गैस है जो all gas laws obey करती है? और ये all gas laws कौन कौन से है? तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, फिर गे-लुसाक्स लॉ, उसके बाद आखिरी आता है यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equal to nRT. ये सब आपको आता है, इसलिए हम इस पे और डिस्कस नहीं करेंगे, हम पढ़ चुके हैं केटीजी में. तो जो गैस ये सब लॉस को ओबे करती है, फॉलो करती है, हालांकि बाकी PV is equal to nRT कहाँ से आया? ये चार्ल्स वाल्स को सबको मिलाकर ही लाया गया है. तो जो गैस ऑल गैस लॉस ओबे करती है, फॉलो करती है एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स, ऐसी गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं. आइडियल गैस वो होती है जिसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, वो आइडियल गैस है. उसको कूल करके या कंप्रेस करके लिक्विफाई नहीं कर सकते. तीसरी बात यह है आइडियल गैस के बारे में कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है. गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है. चाहे वो पास में आ जाए तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो, बहुत पास में आ जाए तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो, और दूर चले जाए तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो. अब आज की डेट में कोई आइडियल चीज एग्जिस्ट होती नहीं है. कोई आइडियल टीचर नहीं है दुनिया में आज की डेट, कोई आइडियल स्टूडेंट नहीं है, कोई आइडियल फ्यूल नहीं है, कोई आइडियल सेल नहीं है. आइडियल सेल समझता है? बैटरी सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 11th में आया था. तो आइडियल गैस, आइडियल फ्यूल, आइडियल टीचर, आइडियल सेल, कुछ आइडियल नहीं होता. तो आइडियल गैस भी रियली एग्जिस्ट नहीं होती. तो हम क्या करते? रियल गैस को ही आइडियल समझ लेते हैं. वो आइडियल की तरह थोड़ा थोड़ा बिहेव करती है. कब? सो अ रियल गैस लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर्स एंड लो प्रेशर्स. हाइड्रोजन गैस को अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाए और प्रेशर बहुत कम हो, यानी स्पेस बहुत सारी हो और गैस की क्वांटिटी बहुत कम हो, तो प्रेशर कम रहेगा, गैस मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से, और दूर दूर रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जीरो रहेगा. तो अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर्स एंड एट वेरी लो प्रेशर्स. समझ गए? तो हमको समझता है कि आइडियल गैस और रियल गैस क्या है, हम केटीजी में पढ़ चुके हैं. तो अब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का पैदा होने का कारण क्या है? क्या मैंने कभी बताया था आपको? yes. हाँ, क्या है?
चीजों को अलग करना वेरी है। गुड। हाँ, जब दो अट्रैक्ट करने वाली चीजों को दूर किया जाए तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, या दो रिपेल करने वाली चीजों को पास में लाया जाए तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ये हमने सरफेस टेंशन के चैप्टर नंबर 2 जो था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स उसमें पढ़े थे। सो दो अट्रैक्ट होने वाली चीजों को दूर किया जाए या रिपेल करने वाली चीजों को पास में लाया जाए तो उनमें पोटेंशियल एनर्जीज आ जाती है। लेकिन आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करते हैं, पास लाओ के दूर लाओ, ना रिपेल करते हैं, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन है ही नहीं, तो इसलिए उनमें पोटेंशियल एनर्जी रहती ही नहीं है। मीनिंग समझ गए? तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो और रियल गैस अगर है और रियल लिक्विड और सॉलिड भी, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल भी होती है। काइनेटिक और पोटेंशियल के सम को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और फॉर एन आइडियल गैस internal energy is defined as the average kinetic energy of the gas molecules, ideal gas molecules। जाने तो यहाँ तो आ गया आइडियल गैस। So gas molecules is called, नहीं लिखेंगे, उधर ही आ गया। For an ideal gas, internal energy is defined as the average kinetic energy of the gas molecules, क्योंकि उनमें potential energy zero रहती है। लिख लेंगे यहाँ पे, potential energy of ideal gas molecules is always zero। उसका भी रीजन लिख लेंगे, क्यों? Because these molecules never attract or repel each other। ये गैस मॉलिक्यूल्स कभी किसी को अट्रैक्ट भी नहीं करते और रिपेल भी नहीं करते, और अट्रैक्ट और रिपेल नहीं करते तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती इनमें, और पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती तो इसका मतलब इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है ओनली। तो दिस इज इंटरनल एनर्जी। अब हम बात करेंगे हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो ये मिटाओ क्या? अच्छा ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। फिर हम हीट सी आफ्टर इंटरनल एनर्जी के बाद हम हीट एनर्जी की बात करते हैं। हीट एनर्जी क्या है? ये एक बीकर है सपोज, ठीक है, और हाउर ने किया, ये एक बीकर है एंड इट कंटेन्स बॉइलिंग वाटर। या बॉइलिंग नहीं करते, वाटर को कर देते अपन वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री सेल्सियस। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड केल्विन विलियम थॉमसन। ऐसा यूनिट केल्विन है, लेकिन इजी लैंग्वेज के लिए मैं डिग्री सेल्सियस लिख रहा हूं। सपोज देयर इज सम वाटर इन द कंटेनर एंड इट हैज a temperature of 70 degrees Celsius. What is temperature? Temperature क्या होता है? लिख लो फिर साइड में। The degree of hotness, हाँ, the degree of hotness और coolness लिखो या coldness लिखो? Coldness। क्या डिफरेंस होता है कूल एंड कोल्ड में? कूल यानी थोड़ा ठंडा, कोल्ड यानी ज्यादा ठंडा। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। इज कॉल्ड टेम्परेचर। डिग्री की जगह हम लेवल भी लिख सकते हैं। द लेवल ऑफ हॉटनेस, कोई चीज ज्यादा हॉट है तो हम बोलेंगे इसका टेम्परेचर ज्यादा है, कोई चीज ज्यादा कूल है तो हम बोलेंगे इसका टेम्परेचर कम है। लेकिन हमको कैसे पता चलता? टेम्परेचर काहे पे डिपेंड करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस नाम के चैप्टर में हमने पढ़े थे कि आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। याद करो, एक फॉर्मूला ऐसा आता था, आरएमएस वेलोसिटी इज इक्वल टू √3 R T अपॉन M।
आर यानी होता था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, M इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड RMS वेलोसिटी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जिस गैस की या सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल्स में, मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उसका टेम्परेचर ज्यादा रहता, और जिसके मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे भाग रहे उसका टेम्परेचर कम रहता है। मीनिंग समझ गए? अगर एक बर्तन में पानी रखा है और उस पानी को हम ऐसा चम्मच से मिला रहे गोल गोल घुमा रहे, तो थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? और मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया था कि थर्मोस फ्लास्क है, उसमें चाय रखी हुई है, याद आ रहा है? तो चाय थोड़ी ठंडी थी और पापा ने बोले थे बेटा 1-2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दो, मैं ये चाय पी लूंगा, थोड़ी गर्म हो जाएंगी तो। और थर्मोस का ढक्कन टाइट लगा हुआ है, बाहर से हीट अंदर नहीं आ रही, अंदर की हीट बाहर नहीं जा रही, एडियाबेटिक प्रोसेस है। और आपने क्या किया, फिर उसको शेक किए, चाय को बहुत देर तक ऐसा हिलाए, तो चाय के जो मॉलिक्यूल्स है उनमें काइनेटिक एनर्जी RMS वेलोसिटी बढ़ गई उनके चाय मॉलिक्यूल्स की, तो टेम्परेचर भी बढ़ गया और चाय थोड़ी सी गर्म हुई, हमने कप में निकाले, पापा ने जल्दी से पी लिए, हवा लगने के पहले ही जरूर। चलो आगे बढ़ते। तो वाटर का टेम्परेचर कितना है? सपोज 70 डिग्री सेल्सियस। और ये वाटर, या वाटर नहीं करते, ऐसा करते कुछ सॉलिड रख देते। एक सॉलिड है, सॉलिड A, इसका टेम्परेचर क्या है? 70 डिग्री सेल्सियस। और इसके कांटेक्ट में आपको पता है आइस ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि ठंडा होता है। अगर मैं आइस अपने हाथ में रखूं तो मुझे ठंडा ठंडा लगता है। क्यों? बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड माई नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। एंड हीट की आदत क्या है? इट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो वो क्या करता है, आइस मेरे बॉडी की हीट ले लेता है, और जो चीज अपने बॉडी से हीट ले लेती है वो हमको ठंडी लगती है, और जो हीट देती है हमको वो हमको गर्म लगती है। तो और आइस ने क्या किया, हमारी बॉडी से हीट ले लिया क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है। ये हम स्लॉट में पढ़ेंगे, स्लॉट में पढ़ेंगे, समझाऊंगा। तो आइस ने हमारी बॉडी से हीट ले ली, हीट एनर्जी ले लिया, इसलिए हमको आइस ठंडा लग रहा। तो जब भी हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी आजू बाजू में आते हैं, टच होते हैं, तो क्या होता है, हॉट बॉडी और नहीं भी टच हुए तो हॉट बॉडी से हीट निकल के, ज्यादा हीट निकल के कोल्ड बॉडी में जाती, और कोल्ड बॉडी से थोड़ी सी हीट निकल के हॉट बॉडी में जाती। देखो दोनों चीज बोल रहा हूं मैं, हॉट बॉडी से ज्यादा हीट निकल के कोल्ड बॉडी में जाती, और कोल्ड बॉडी से कम हीट निकल के हॉट बॉडी में जाती। समझ रहे हो? और उससे क्या होता है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम कम होता जाता है और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता जाता है। आइस मेल्ट हो जाता है ना अपने हाथ में थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रही है। और मान लो ये बॉडी है 40 डिग्री सेल्सियस पर, ये बॉडी B, और बॉडी A है 70 डिग्री सेल्सियस पर, है ना? तो हीट, ज्यादा हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होंगी, 70 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पर, और थोड़ी सी हीट फ्लो होंगी 40 से 70 पर। तो यहाँ हीट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। मैं बोलना क्या चाह रहा था, हाँ, फ्लो हो रही है। तो ध्यान से समझो, इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें ज्यादा हीट है, और हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि इसका टेम्परेचर कम है 40 डिग्री सेल्सियस तो इसमें हीट कम है। इसमें हीट है ऐसा बोल दिए तो भी गलत है, इसमें हीट है ऐसा बोल दिए तो भी गलत है। अगर किसी ने एक गिलास गर्म पानी लाके दिया हमको और हमने बोले ये गर्म पानी में हीट है, तो हम गलत हो गए। हमको बोलना पड़ेगा ये एक गिलास गर्म पानी में इंटरनल एनर्जी है, गर्म पानी में ज्यादा इंटरनल एनर्जी है, और एक गिलास ठंडा पानी है तो उसमें कम इंटरनल एनर्जी है। हीट वर्ड तभी यूज कर सकते हैं जब इसकी इंटरनल एनर्जी निकल कर इसमें जा रही है, तो जाते वक्त जो रास्ते में रहती है वो उस समय बोलते कि हीट जा रही है, और इसमें चली गई तो वो इंटरनल एनर्जी कहलाएंगी। जब तक बॉडी ए में थी तो इंटरनल एनर्जी कहलाती है, और जब जा रही है तो जाते समय जो रास्ते में जब है वो, तो उसको हीट एनर्जी बोला जाएगा। और जब वो दूसरी बॉडी में जाके समा जाएंगी, जमा हो जाएंगी, तो हम कहेंगे दूसरी बॉडी की वो इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी, इंटरनल एनर्जी होगी। मीनिंग समझ रहे हो? तो हीट वर्ड कब यूज किया जाता है, जब वो ट्रांसफर मोड में हो।
हीट कभी किसी चीज में रहती नहीं है, वो सिर्फ जाते चलते समय हीट वर्ड यूज किया जाता है, समझ गए? तो हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट मोड, एनर्जी इन ट्रांजिट मोड, ट्रांजिट यानी ट्रांसफर, जब तक ट्रांसफर हो रहा है तभी तक हम हीट वर्ड यूज कर सकते हैं। कन्फ्यूजन हो रहा है? समझ में आ रहा है? कंफ्यूज हो गए विनीत? नहीं हुए? अच्छा, इसमें इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, इसमें इंटरनल एनर्जी कम है ना? इसकी इंटरनल एनर्जी निकल के इसमें जा रही है, तो जब तक जा रही है तो हम बोलेंगे हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इंटरनल एनर्जी वर्ड हीट के लिए इंटरनल नहीं बोलना चाहिए। तो ये जा रही है तो हीट एनर्जी, और इसमें थी तो इंटरनल एनर्जी थी, जाते समय हीट एनर्जी कहलाई, और इसमें आ गई तो फिर से इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ गई? तो एनर्जी इन द ट्रांसफर मोड इज हीट। अब ध्यान से याद रखो, ऐसा भी हो सकता है कि जो बॉडी में हीट कम है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है, और जिस चीज में हीट ज्यादा है उसका टेम्परेचर कम हो सकता है। हीट और टेम्परेचर दो अलग अलग चीजें हैं, समझ रहे हो? हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? जूल, है ना? एनर्जी है ना, तो हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है, और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है। दीज आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब ध्यान से समझो ये कॉन्सेप्ट। तो फिजिक्स में पहले एक लॉ आया, मैंने तो आपको थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन ही नहीं बताया अभी तक, बाद में बताऊंगा। तो सुनो, तो एक लॉ आया जिसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर उसके बाद एक दूसरा लॉ आया, उसका नाम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर एक तीसरा लॉ आया, और उसके बाद एक चौथा लॉ आया। तो लोगों ने जब चौथे लॉ पे विचार विमर्श किया तो लोगों को लगा कि ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको चौथा नंबर से हटा के, अब बोले फर्स्ट को हटा नहीं सकते, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं उसको। तो उस लॉ का नाम है ज़्लॉट, वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन अभी तक इसलिए नहीं बोला क्योंकि आपको ये सब मालूम है, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, और मैं बताऊंगा, बोलूंगा डेफिनेशन, लेकिन थोड़ा रुक के। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत ही एक इजी लॉ है, पंचर्ड लॉ है। ये कहता है कि इफ देयर आर थ्री बॉडीज, बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी, if two bodies B and C are in thermal equilibrium, थर्मल इक्विलिब्रियम समझता है? समझा देता हूं। एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दूसरा समझना पड़ता है, नाम से ही पता चल रहा है वैसे। थर्मल इक्विलिब्रियम, if the net transfer of heat energy between two bodies is zero, then they are said to be in thermal equilibrium with each other. अगर एक टेबल है और टेबल पर एक पुतला रखा है, एक पुतली रखी है, एक गुड्डा रखा है, एक गुड्डी रखी है टेबल पर, गुड्डे को हाथ लगाए तो उसका भी टेम्परेचर उतना ही, गुड्डी को हाथ लगाए तो भी उतना ही टेम्परेचर। इनका टेम्परेचर सेम क्यों है? क्या इनके बीच में हीट का एक्सचेंज लेन देन हो रहा है? तो हाँ, हो रहा है। देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट। ये हीट एनर्जी इसको दे रहा है, गुड्डा गुड्डी को हीट एनर्जी दे रहा है, और गुड्डी गुड्डे को हीट एनर्जी दे रही है। दोनों एक दूसरे को हीट एनर्जी दे रहे हैं और ले रहे हैं हीट एनर्जी, लेकिन कैसे? इक्वल अमाउंट में। जितनी हीट एनर्जी गुड्डा गुड्डी को दे रहा है, उतनी हीट एनर्जी गुड्डी गुड्डे को दे रही है। इससे क्या हो रहा? दोनों में हीट का एक्सचेंज तो हो रहा है, लेकिन नेट ट्रांसफर ऑफ हीट जीरो है। नेट टोटल ट्रांसफर ऑफ हीट जीरो है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर कैसा है? सेम है। तो दो चीजों का टेम्परेचर अगर सेम है और दोनों में नेट ट्रांसफर ऑफ हीट अगर जीरो है, नेट जीरो है ट्रांसफर ऑफ हीट, तो हम कहते हैं कि दीज टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मीनिंग समझ गए? ट्रांसफर ऑफ हीट होते रहता बहुत सारी चीजों में, अगर नेट जीरो हो जाए तो टेम्परेचर दोनों का सेम रहता। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो इफ टू बॉडीज
are in thermal equilibrium, if two bodies each are in thermal equilibrium with a third body, then they also are in thermal equilibrium. समझाता हूं, शब्दों में ऐसा नहीं समझता. देखो, A और B दोनों में थर्मल इक्विलिब्रियम है. A और B में दोनों में थर्मल इक्विलिब्रियम है. मतलब क्या है, जितनी हीट एनर्जी B वाला A को दे रहा है, उतनी ही हीट एनर्जी A वाला B को दे रहा है. जितनी हीट एनर्जी B वाला A को दे रहा है, उतनी ही हीट एनर्जी A वाला B को दे रहा है. तो दोनों कैसे है, थर्मल इक्विलिब्रियम में. जब नेट हीट एक्सचेंज जीरो होता है, लेन देन जीरो हो जाता है, प्लस माइनस कैंसल, तो हम कहते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम है. इक्विलिब्रियम इक्वल. तो बॉडी ए जितनी हीट, बॉडी बी ए को जितनी हीट दे रही, ए भी बी को उतनी ही हीट दे रहा है. तो ये दोनों कैसे है, थर्मल इक्विलिब्रियम में. और जितनी हीट ए वाला सी को दे रहा है, उतनी ही हीट एनर्जी सी वाला ए को दे रहा है. तो ए एंड सी ऑल्सो आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. समझ गए. तो फिर क्या होगा, तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे. जितनी हीट एनर्जी बी वाला ए को दे रहा है, उतनी ही ए वाला बी को दे रहा है. जितनी ए वाला सी को हीट एनर्जी दे रहा है, उतना ही सी ए बी ए को उतनी ही हीट एनर्जी दे रहा. तो फिर ये दोनों क्या करेंगे, बी और सी, जितनी एनर्जी बी सी को देंगे, उतनी एनर्जी सी बी को देगा. समझे. सवाल आ गया था लोगों के मन में. अच्छा, इसके ऊपर एक पांचट जोक भी आता है. एक स्टूडेंट को एक सर थे, वो समझा रहे थे फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो वो समझ रहा नहीं था. तो फिर सर ने उसको समझाया. तो स्टूडेंट बोले, सर बोले अब मुझे बताओ आपको कैसे समझा. तो उसने कहा, सर you love your daughter and I love you, it means I love your daughter. ऐसा बोला. वो सर की बड़ी बेटी थी और लड़का भी बड़ा था. अब सुनो, मेरी बेटी KG1 में है. अच्छा सुनो, सॉरी फर्स्ट में. तो अब सुनो, तो A और B, तो एक सवाल आ गया कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है. A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में है, A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है. तो B और C क्यों थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी A और B में एक्सचेंज हीट ट्रांसफर, नेट हीट ट्रांसफर कितना हो रहा, जीरो. और A और C में नेट ट्रांसफर कितना हो रहा हीट का, जीरो. और B और C में नेट ट्रांसफर कितना हो रहा, जीरो हो रहा. हालांकि हीट B में ज्यादा है, हीट C में कम है. और ए के बारे में क्या लिखो, मीडियम. ए में हीट हिंदी में लिखो कि मीडियम, मीडियम, क्या मालूम मात्रा की गलती हो जाएगी. मीडियम, यम यम. बॉडी ए में मीडियम हीट एनर्जी, हीट है ऐसा बोल नहीं सकते, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं. तो ठीक है, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी जो है मीडियम है, इसमें इंटरनल एनर्जी कम है, इसमें इंटरनल एनर्जी ज्यादा है. तो अब इसके पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, तो इसने ज्यादा हीट देना चाहिए कम वाले को. ध्यान से समझो. सुनने में कैसे आपको लगा पंचायत है, कुछ भी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये भी दोनों ऐसे होंगे. बस आपको लगा इसको बोलते, बस A और B, B और C, तो A और C खत्म. तो इसके पीछे गहरा राज छुपा हुआ था. कौन सा, कि A के पास एनर्जी मीडियम है, B के पास एनर्जी ज्यादा है और C के पास एनर्जी कम है. तो आपको क्या लगता, इसके पास एनर्जी ज्यादा, इसके पास एनर्जी कम है, तो क्या होना चाहिए, ज्यादा एनर्जी वाले की एनर्जी कम वाले के पास जाना चाहिए, और कम वाले की एनर्जी ज्यादा के पास आना चाहिए क्या. अगर आना भी चाहिए होगा तो थोड़ी सी आना चाहिए. लेकिन हो क्या रहा है, जितनी हीट एनर्जी B C को दे रहा है, उतनी ही हीट एनर्जी C B को दे रहा है. बात समझ में आ रही है. इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसके पास एनर्जी कम है. तो ज्यादा एनर्जी वाला कम एनर्जी वाले को जितनी एनर्जी दे रहा है, कम वाला भी उसको उतनी वापस दे रहा है. ऐसा क्यों, ये तो ज्यादा वाला, ये तो कम वाला है ना. ये अन्याय हो रहा ना, कि ज्यादा वाला कम वाले को जितना दे रहा है, कम वाला भी ज्यादा वाले को उतना दे रहा है.
हालांकि समाज में ऐसा होता है कि ज्यादा वाला कम वाले को बहुत सारा दे देता है दान। अमीर आदमी गरीब को ज्यादा दान दे देता है, और गरीब आदमी अमीर के बर्थडे पर छोटा प्राइस देता है, गिफ्ट। ऐसा होना चाहिए, है ना। अच्छा, मेरी बातों को पर्सनली नहीं लेना, मैं ऐसे कुछ भी बोलते रहता हूँ मैं। तो समझ में आ रहा है? ये ज्यादा वाला जो है, आर्यन रोना नहीं, इसकी बात हो रही है। अच्छा ठीक है। तो ज्यादा वाला जो है, ध्यान से समझो, ज्यादा वाला कम वाले को जितनी एनर्जी दे रहा है, हीट एनर्जी, कम वाला भी उतनी ही हीट एनर्जी ज्यादा वाले को दे रहा। और मीडियम वाला जितना कम वाले को दे रहा, कम वाला भी मीडियम वाले को उतनी ही दे रहा। और मीडियम वाला ज्यादा वाले को जितनी हीट एनर्जी दे रहा है, ज्यादा वाला भी मीडियम वाले को उतनी हीट एनर्जी दे रहा है। ऐसा क्यों? लोगों के मन में सवाल आया कि ज्यादा वाले ने तो ज्यादा देना चाहिए, कम वाले ने कम देना चाहिए, मीडियम वाले ने थोड़ी थोड़ी देना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? इक्वल क्यों कर रहे हैं वो लोग? तो अलग अलग मीडियम कम ज्यादा वाले लोग हैं, फिर अलग अलग क्यों कर रहे हैं? कोई एक चीज तो होंगे उनमें जो एक जैसी हो सकती। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने बोले क्या चीज होंगी, वो क्या चीज होंगी। तो फिर बाद में दिमाग लगा कि हाँ, एक कोई तो भी नई चीज बनाना चाहिए जो इनमें सेम होंगी, और वो नई चीज को नाम दिया गया है टेम्परेचर। कितने बुरे लोग हैं। हाँ, टेम्परेचर का नया जन्म हुआ। द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर वॉज बॉर्न बिकॉज ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी इसके पास एनर्जी ज्यादा है लेकिन टेम्परेचर कम है, इसके पास एनर्जी कम है लेकिन टेम्परेचर बी के जितना ही है, और इसके पास एनर्जी मीडियम है लेकिन टेम्परेचर तीनों का एक जैसा है। तो इससे पता चला कि एनर्जी ज्यादा रहने से टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एनर्जी कम रहने से टेम्परेचर कम रहेगा, ये भी जरूरी नहीं है। एनर्जी मीडियम रहेंगी तो टेम्परेचर कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, ये भी जरूरी नहीं है। अब आप हो गए होंगे कंफ्यूज। अब हम वापस जाते हैं एक चैप्टर में जिसको हमने इससे पहले पढ़े थे, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। और अगर आपने वो चैप्टर ध्यान से ढंग से पढ़े थे होंगे तो आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दो। अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो मोनोएटॉमिक गैस एक है जिसका नाम एर्गन ले रहा हूं मैं, एर्गन, हीलियम भी बोल सकते हैं। सो एर्गन गैस है, इसकी टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी एनर्जी पर मॉलिक्यूल मिलती है? वेरी गुड, हाफ kT। तो एवरेज काइनेटिक एवरेज एनर्जी, अब आपको इससे समझाओ कि दूसरे एग्जांपल से समझाओ? मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। याद करो, मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिया था बॉयज, मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक जब अपन ने पढ़े थे। दोनों बर्नर्स लगे हैं बंसन, और हमने क्या किया, ये है मर्क्यूरी और ये है वाटर। हमने दोनों का इनिशियल टेम्परेचर नोट किया, लेट अस से 14.5 डिग्री सेल्सियस इसका, और इसका भी टेम्परेचर कितना है? 14.5 डिग्री सेल्सियस। और हमने सोचा कि दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हैं, दोनों को गर्म करके। तो हमने वाटर को भी हीट दिया और मर्क्यूरी को भी हीट दिया। आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर ऑफ वाटर बिकेम 15.5 डिग्री सेल्सियस एंड वेरी क्विकली द टेम्परेचर ऑफ मर्क्यूरी बिकेम 15.5 डिग्री सेल्सियस। दोनों इक्वल ऐसे हीट एक सेम रेट से दे रहे। मतलब आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा शायद कि मर्क्यूरी कम हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और जल्दी से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वाटर बहुत सारी हीट अब्सॉर्ब करता है ना, बहुत सारी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, तब जाके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। दोनों का राइजिंग टेम्परेचर कितने से हुआ? 1 डिग्री सेल्सियस से हुआ। लेकिन ज्यादा हीट एनर्जी किसको ट्रांसफर करना पड़ा, किसको देना पड़ा? वाटर को। वाटर को ज्यादा हीट एनर्जी दो तब जाके 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ता है, और मर्क्यूरी को थोड़ी सी हीट एनर्जी दो तो जल्दी से उसका टेम्परेचर 1, और थोड़ी सी हीट लेकर ही
थोड़ी सी हीट एनर्जी दे दो उसको तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। यहाँ हमको क्या पता चलता है कि ज्यादा हीट लेकर भी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ सकता है और थोड़ी हीट एनर्जी लेकर भी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ सकता है। हीट और टेम्परेचर एक जैसे नहीं है, तो ज्यादा हीट एनर्जी कम हीट एनर्जी ऊपर टेम्परेचर ऐसा नहीं होता है ना। ये समझ में आप ज्यादा कम कमी नहीं। और हमने ये भी पढ़े थे कि एर्गन गैस है तो कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकती है, तो हम लिखेंगे एवरेज इंटरनल एनर्जी, है ना, इंटरनल एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय हीट एनर्जी। इसके लिए एर्गन के लिए फॉर्मूला क्या है, 3/2 kT। के के नीचे बी लगा दिए तो भी चलता। व्हाट इज के? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वेरी गुड। उसका वैल्यू किसी को याद है क्या? वेरी गुड, 1.38 into 10⁻⁻23 यूनिट नहीं लिखता मैं, 3/2 kT। और अगर 1 मोल गैस है तो इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 molecule ऑफ एर्गन, मोनोएटॉमिक गैस। और ऑक्सीजन गैस कैसी है, मोनो है या डाई है? डाई एटॉमिक है ना। तो ऑक्सीजन इज डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन का इंटरनल एनर्जी का क्या लिखेंगे हम? इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन एट मॉडरेट टेम्परेचर। पूछना है तो पूछ लो कि मॉडरेट क्यों लिख रहे हैं। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस कहती है कि किसी गैस मॉलिक्यूल को जो डायटॉमिक है, किसी गैस मॉलिक्यूल को कम टेम्परेचर पर थोड़ी हीट एनर्जी दो तो वो एक्स एक्सिस की तरफ भाग सकता है या वाई की तरफ या जेड की तरफ भाग सकता। 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ाओ तो रोटेट होने लग जाता और 2 डिग्रीज रोटेशनल फ्रीडम की होती है। ये सब पढ़ चुके अपन। हाँ, तो या तो ऐसी एक्सिस ऑफ रोटेशन रहती तो हॉरिजॉन्टली रोटेट होता, या तो ऐसी एक्सिस होती तो वर्टिकली रोटेट होता। 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोटेशनल होगी तो कितनी डिग्रीज होगी? 5। और अब और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी आ जाएंगी। याद है वाइब्रेशनल में काइनेटिक एंड पोटेंशियल बन जाती है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी ऑक्सीजन की। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, मॉडरेट टेम्परेचर में कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी एनर्जी मिलती है? हाफ kT। अगर 1 मॉलिक्यूल है तो, है ना, और 1 मोल है तो ये हो जाए 5/2 kT। अगर ऑक्सीजन गैस का भी टेम्परेचर जितना ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर है, अच्छा 1 मोल कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? 5/2 K और Na से मल्टीप्लाई हो जाएगा एवोगैड्रोस नंबर से, है ना। लिखो कि ये सब क्या आता है आपको? आता है, ठीक है। तो दिस इज फॉर 1 मॉलिक्यूल। लेकिन 1 मोल के लिए अगर हम लिखेंगे तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा? K के साथ आ जाएगा N into A, है ना। अभी जगह नहीं है, नहीं लिखता मैं। 1 मोल के लिए हो जाएगा, लिखो क्या, लिख लेता हूँ, इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ O2 गैस एट मॉडरेट टेम्परेचर इज इक्वल टू 5/2 K into T into Na यानी एवोगैड्रोस कांस्टेंट 6.022 into 10⁻23। और हमको मालूम है करण अर्जुन का फॉर्मूला, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टू एवोगैड्रोस कांस्टेंट। पहले इसको एवोगैड्रोस नंबर बोला जाता था, आजकल कांस्टेंट बोलने का उसको लक़ब मिल गया। तो अब ये और क्या हो जाएगा फिर? K और N क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/2 RT। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑक्सीजन गैस और एर्गन गैस दोनों का टेम्परेचर सेम है तो आप बताओ किसके पास ज्यादा एनर्जी होंगी? ऑक्सीजन के पास होंगी ज्यादा एनर्जी या एर्गन के पास? 2 गैसेस को मैंने सेम टेम्परेचर तक हीट किया। एर्गन गैस को, मान लो मैंने एर्गन गैस को 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, टेम्परेचर केल्विन कर देता हूं। मैंने एर्गन गैस को 20 केल्विन तक हीट किया और मैंने
ऑक्सीजन गैस को भी 20 केल्विन तक हीट किया, तो ज्यादा हीट एनर्जी किसने अब्सॉर्ब किया होगा? ऑक्सीजन ने। यस, वेरी गुड। ऑक्सीजन ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी यूज करने के तरीके हैं। थोड़ी हीट एनर्जी मिली तो लीनियर ट्रांसलेशनल भागती है, एक्स एक्सिस वाई जेड। और ज्यादा एनर्जी मिली तो रोटेशनल, और एनर्जी मिले तो वाइब्रेशनल, है ना। और ये जो है मोनो वाली एर्गन, ये क्या कर सकती? सिंगल एटम रहता है मोनो एर्गन का। अब सिंगल एटम या तो एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, या तो वाई की तरफ जाएगा तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, या तो जेड की तरफ जाएगा हीट अब्सॉर्ब करके तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई। और ये रोटेट हो नहीं सकता। एक अकेला मॉलिक्यूल, एक सिंगल एटम रोटेट नहीं हो सकता। एक्सिस ऑफ रोटेशन जरी 0 हो जा रहा, तो रोटेट नहीं हो सकता, वाइब्रेट नहीं हो सकता। तो इसके पास देयर आर ओनली 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अब मुझे ये बताओ, एक आदमी जो जुआ खेलता है, दारू पीता है, मुजरा देखता है, वो ज्यादा पैसा लेकर खर्च कर सकता है, वो ज्यादा पैसा अब्सॉर्ब कर सकता है, या एक आदमी जो सिर्फ दारू पीता है? तो समाज में ज्यादातर ऐसा देखा गया कि जो सिर्फ दारू पी सकता है आदमी, वो ज्यादा पैसा अब्सॉर्ब नहीं करता, ज्यादा पैसा नहीं मांगता वो, क्योंकि उसको मालूम है एक ही शौक है। और जिसके 3-3 शौक है, हाँ, जिसके 3-3 शौक है, उसको ज्यादा पैसा चाहिए। तो ये जो है ना ऑक्सीजन, ये ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करती है, क्योंकि इसको वाइब्रेट भी होना है, रोटेट भी। सबसे पहले तो ट्रांसलेशनल मोशन करती है एक्स वाई जेड एक्सिस की तरफ, और एनर्जी अब्सॉर्ब करती है हीट एनर्जी, तो रोटेट होती है, और हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करती है तो वाइब्रेट होती है। तो इसको ज्यादा हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। किसको? ऑक्सीजन को, क्योंकि डायटोमिक है, इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा है, और एर्गन की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम है। तो ये कम एनर्जी अब्सॉर्ब करती है, क्योंकि इसको एनर्जी अब्सॉर्ब करके क्या करेंगी, उसके पास कोई तरीका नहीं है ज्यादा। मीनिंग समझ रहे? तो ये कम एनर्जी अब्सॉर्ब करके इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन ज्यादा एनर्जी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करती है और टेम्परेचर जल्दी नहीं बढ़ाती। अभी मैंने आपको वाटर का और मर्क्यूरी का एग्जांपल दिया। वाटर ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाता है, और मर्क्यूरी थोड़ी सी हीट अब्सॉर्ब करता है और 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा लेता है। तो किसकी ज्यादा हीट अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा किसकी है? वाटर की या मर्क्यूरी? वाटर की। उसी तरह ऑक्सीजन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है या एर्गन की? तो ऑक्सीजन की ज्यादा है। दोनों का अगर टेम्परेचर सेम भी हो तो ज्यादा एनर्जी ऑक्सीजन के पास रहेगी। बात समझ में आती है कुछ? जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये फर्स्ट लॉ का मीनिंग समझे, जीरो लॉ का, सॉरी। अगर ये तीनों सेम अमाउंट ऑफ हीट एक दूसरे से लेन देन कर रहे, तो ऐसी कोई तो भी चीज है जो इनकी तीनों की सेम है, इसीलिए वो सेम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे। तो बाद में पता चला कि इनका टेम्परेचर सेम है, भले ही इनके पास एनर्जी इसके पास ज्यादा, इसकी कम, इसकी मीडियम, एक चीज सेम है, वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिसाइड्स, वॉइस, टेम्परेचर डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और इन तीनों का टेम्परेचर कैसा है? सेम है, इसीलिए हीट एनर्जी इक्वल फ्लो हो रही है, एक्सचेंज हो रही है इक्वल। कंफ्यूजन बढ़ गया कि कुछ समझ में आता है? पूछ लिया करो, कुछ नहीं समझा तो। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, पूछो। 2 टाइप्स के लोग क्वेश्चंस नहीं पूछते, आपको मालूम है। एक तो जिनको कुछ भी नहीं समझता वो कभी क्वेश्चन नहीं पूछते, और दूसरा जिनको सब कुछ समझता है वो क्वेश्चन नहीं पूछते। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 2 में आते। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं फिर, है ना? तो नहीं पूछता, जान दो। बात समझ में आई? टेम्परेचर क्या है? कर देते छुट्टी, कॉलेज जाते? हाँ ठीक है, छुट्टी कर देते।